मैंने आपको कलेक्शन टाइप स्टार्ट किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट की तरह मैनेज करना हो तो आप उसके लिए पाइथन के जो कलेक्शन टाइप्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। जिसमें से एक मैंने बताया था लिस्ट कलेक्शन टाइप, दूसरा बताया था मैंने आपको टपल कलेक्शन टाइप। जब बहुत सारी वैल्यूज को आप इन कलेक्शन में मैनेज करते हैं तो आपके पास कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। कलेक्शन के अंदर ऑप्शंस होता है मिनिमम, मैक्सिमम, सर्टिंग, सॉर्टिंग करने का, लूप लगाने का। तो चीज़ें थोड़ी हमारे लिए आसान हो जाती हैं और हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल हमें नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक और कलेक्शन टाइप है उसकी बात करते हैं, और उसका नाम होता है हमारा सेट कलेक्शन टाइप। तो अभी हमने जो लिस्ट और टपल पढ़ा था उन दोनों में क्या डिफरेंस था। लिस्ट हमारा म्यूटेबल कलेक्शन टाइप होता है। डेट मीन्स लिस्ट में अगर हमने कुछ रखा तो उसको हम आगे के कोड में और भी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो लिस्ट हमारा कैसा होता है, म्यूटेबल हमारा होता है। तो अगर मैं ऐसी वैल्यूज का ग्रुप मैनेज करना चाहता हूँ कि अब हमारा वो ग्रुप मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, एक बार उसमें जो रख दिया गया है जब तक प्रोग्राम चले उन्हीं वैल्यूज के साथ हमारा आगे बढ़े, तो ऐसा करने के लिए टपल नाम से आपको बताया गया था। अब जो सेट कलेक्शन टाइप है, इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक क्लास में पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका रोल नंबर मैनेज करना है, तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता है हमारा। तो मान लीजिए अगर मैं एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर के लिए लिस्ट में रखूं, तो वहां पर प्रोग्रामर को याद रखना होगा कि कोई रोल नंबर जो पहले से ही हमने ऐड कर दिया है लिस्ट में वो दोबारा ना ऐड हो जाए, क्योंकि कभी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम सेट कलेक्शन टाइप यूज कर लेते हैं तो ये जिम्मेदारी अब सेट की हो गई, प्रोग्रामर की नहीं है। तो कोई भी रोल नंबर अगर पहले से सेट में आ गया है और वही आप दोबारा से ऐड करना चाहेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, एरर भी नहीं आएगी और वो ऐड भी नहीं होगा। तो इससे प्रोग्रामर का काम थोड़ा आसान हो जाता है। प्रोग्रामर का फोकस अब अपने कोड पर रहेगा, इस बात पे नहीं रहेगा कि कहीं डुप्लीकेट एलिमेंट ना ऐड हो जाए। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हमें यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन बनाना होगा। जैसे एक बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके अकाउंट नंबर्स को मुझे मैनेज करना है। तो अब किसी भी कस्टमर का जो अकाउंट नंबर दिया गया है, कभी भी वही अकाउंट नंबर किसी दूसरे कस्टमर का नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको कस्टमर्स के अकाउंट नंबर स्टोर करने हो, आधार नंबर स्टोर करने हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करना हो, तो इन सारी बातों में एक ही चीज कॉमन है क्या, कि आप जो एक ग्रुप मैनेज करना चाहते हैं वैल्यूज के लिए, वो यूनिक वैल्यूज का हमारा ग्रुप होता है। ठीक है, तो सेट हम तभी यूज करते हैं जब हमें यूनिक एलिमेंट्स का ग्रुप मैनेज करना होता है। अब सेट के अंदर हमारा एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर मैंने सेट के अंदर तीन एलिमेंट रखे 10, 20, 30, अब मैं सेट को प्रिंट कराऊंगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो पहला रखा है आउटपुट में वही पहले आएगा, कोई सा भी आ सकता है। तो सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, सेट अनऑर्डर्ड हमारा होता है। सेट में एक बार अगर आपने तीन एलिमेंट्स रख दिए और आगे के प्रोग्राम में आपको लगता है अभी और भी रखने हैं, मॉडिफाई करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेट की सिंगल लाइन की डेफिनेशन बोलें तो ऐसा कह सकते हैं, इट इज म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। तो एक लाइन में अगर मुझे सेट को डिफाइन करना हो तो मैं एक लाइन में इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि सेट एक म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब जो बदल जाए, सेट म्यूटेबल कलेक्शन है
अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि आपने जिस ऑर्डर में वैल्यूज रखी हैं उस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, कोई भी ऑर्डर उनका रैंडम ऑर्डर हो सकता है। ऑफ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। अब बात आती है कि सर सेट को प्रोग्राम में कैसे दिखाया जाए। जैसे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर से दिखाते हैं, टपल को पैरेंथेसिस के पेयर से दिखाते हैं, उसी तरह से सेट को दिखाने के लिए करली ब्रेसेस का पेयर यूज करते हैं। तो करली ब्रेसेस के पेयर के अंदर अगर आप अपनी वैल्यूज को कॉमा लगाकर लिखेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम बनाकर देखते हैं इसका। तो लेट से एस, सेट एस से स्टार्ट होता है और इसके अंदर मैंने अपनी कुछ वैल्यूज रख दी, लाइक 10, -5, 3.5, 5। हाँ, इस तरह की वैल्यूज में रख दो। देखो 10 को मैं 2 बार 3 बार रख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर ये पता करूँ टाइप ऑफ एस, कि एस किस टाइप का कलेक्शन है, तो आंसर आता है सेट टाइप का कलेक्शन। अब अगर मैं सेट को प्रिंट कराऊंगा तो आपको दो बातें नजर आएंगी। पहली बात कि सेट अनऑर्डर्ड है, जरूरी नहीं है पहले 10 ही प्रिंट होगा फिर -5 प्रिंट होगा, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात जो आपको नजर आएगी कि यूनिक एलिमेंट्स ही सेट में मिलेंगे। यानी कि 10 मैंने 3 टाइम्स रखा है, लेकिन सेट ने अपने अंदर उसको एक ही बार रखा होगा, 3 बार नहीं रखा होगा। देखते हैं आउटपुट। तो अनऑर्डर्ड है, पहले हाई आया, ठीक है, जबकि मैंने बीच में रखा था। यूनिक एलिमेंट्स ही पिक कर रहा है। 10 को मैंने 3 बार सेट में रखा था, जबकि आउटपुट में सेट में वो एक ही बार नजर आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन में ऑर्डर अनऑर्डर्ड वाला पॉइंट पूरा हो गया। यूनिक एलिमेंट कंटेन होता है, ये वाला पॉइंट भी आ गया। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने कहीं लिखा नहीं है, आप थोड़ा सा अपना साइंस यूज करके बताने की कोशिश करिए। एस ऑफ जीरो, बताओ सेट के जीरो इंडेक्स पर कौन है। तो ये जवाब देने से पहले कि आपके ब्रेन ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपको कैसे पता कि सबसे पहले 10 ही होगा सेट में। अनऑर्डर्ड है तो कुछ भी हो सकता है। भाई आप 10 कह रहे हो तो इसका मतलब आप साइड से ये कह रहे हो कि इसको यही रखना, तभी तो जीरो इंडेक्स पे 10 दिखेगा हमारे देखने वाले को। लेकिन ये तो अनऑर्डर्ड है, तो आपको नहीं पता कि कौन होगा जीरो इंडेक्स पर। इसी वजह से पाइथन ने सेट से इंडेक्सिंग को हटा लिया, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा अनएक्सपेक्टेड आएगा। क्योंकि आप उस रिजल्ट के साथ आगे जो भी सोच रहे होंगे वो सब गलत हो रहा होगा। इसीलिए पाइथन में लिस्ट में इंडेक्स होता है, टपल में इंडेक्स होता है, बट सेट में इंडेक्स हमारा नहीं होता। अगर मैं चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सबस्क्रिप्टेबल का मतलब होता है कि ना तो इंडेक्सिंग चलेगी और ना ही स्लाइसिंग चलेगी। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों अलाउड हमारा नहीं होगा। सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला पॉइंट नहीं होगा। अब सेट हमारा इटरेबल होता है। इटरेबल का मतलब होता है कि आप फॉर लूप में सेट को पास करेंगे तो फॉर लूप हमारा एक एक एलिमेंट को जिस ऑर्डर में सेट देता रहेगा लूप के लिए, उसी ऑर्डर में अपना प्रिंट करा दे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन
एस प्रिंट कर दिया आई हाई 10 3.5 माइनस। सेट का प्रोग्राम का आउटपुट हर एग्जीक्यूशन में अलग अलग आ सकता है, अनऑर्डर्ड है। तो मैं दोबारा चलाऊंगा तो कुछ और ऑर्डर आ सकता है। देखो पहले हाई पहले आ रहा था, इस बार सबसे पहले -5 आ रहा है। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार अलग अलग, आपके में कुछ और आएगा, मेरे में कुछ और आएगा। और ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो ये और ज्यादा वेरिएशन नजर आता है। अब 2-3 एलिमेंट होंगे तो कितना पॉसिबिलिटी होगी अलग अलग ऑर्डर आने की। अब रह जाता है कि सर सेट में चीजें म्यूटेबल होती हैं, मतलब सेट में आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, सेट में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर ये सब करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक अलग प्रोग्राम बना लेते हैं ये वाले ऑपरेशंस को समझने के लिए। मान लीजिए ये मेरा सेट मैंने आसान सा बना दिया, 10 20 30 प्रिंट करा दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इस सेट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो ऐसा करने के लिए सेट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है ऐड। तो आप लिखेंगे एस डॉट ऐड। ऐड मेथड क्या करता है, जिस सेट के ऊपर आप कॉल करते हैं उस सेट में आपका बताया गया एलिमेंट ऐड कर देता है। मान लीजिए मैंने कर दिया 40, तो इस वाले सेट में 40 ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड होगा? आर्बिट्रेरी पोजीशन पे। नहीं पता ये शुरू में जाएगा, बीच में जाएगा, लास्ट में जाएगा, नहीं। तो ये आर्बिट्रेरी पोजीशन पे ऐड होगा, नहीं पता कहाँ जाएगा। कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। दोबारा चलाएंगे तो कहीं और आ सकता है। सेम वैल्यू ऐड करेंगे तो एरर नहीं आएगी, बट वो ऐड ही नहीं होगी। मान लीजिए मैंने फिर से 10 ऐड करा, तो ऐड 10 ऐड ही नहीं हुआ होगा, यूनिक एलिमेंट नॉट ऐडेड। एरर भी नहीं आएगी। तो आपको ये भी नहीं बोलेगा कि भाई डुप्लीकेट है, ना ये बोलेगा एरर आ गई, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सेट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे सेट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो एक ही तरीका है, सेट डॉट रिमूव, और यहाँ पर वो एलिमेंट पास करिए जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। अगर वो सेट के अंदर है तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो यहाँ एरर आ जाती है, बोलेगा भी वो एलिमेंट ही नहीं है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर जिस एलिमेंट को आप रिमूव करने जा रहे हैं वो सेट में होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन एरर दे देता है। अब अगर मैं एस को प्रिंट कराऊंगा चलेगा, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एस डॉट रिमूव 200, एरर आ जाएगी क्योंकि 200 तो है ही नहीं।
चलिए, सेट को बनाने का एक और तरीका, सेट फंक्शन का यूज करके भी हम सेट को बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप सेट बनाएंगे तो एम्प्टी सेट बनेगा। तो कोई ज्यादा खास फायदा इस तरह के सेट बनाने से नहीं होगा। तो जनरली हम सेट बनाते हैं किसी लिस्ट का यूज करके। अगर कोई लिस्ट है मेरे पास और मैं चाहता हूँ उस लिस्ट के एलिमेंट्स सेट में स्टोर हो जाएं, तो आप सेट फंक्शन में एक लिस्ट पास कर सकते हैं। सेट फंक्शन में आप टपल भी पास कर सकते हैं। सेट फंक्शन में आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। स्ट्रिंग जब हम पास करते हैं सेट में, तो वो स्ट्रिंग के जो एक एक करेक्टर हैं उनको सेट के अंदर एज एलिमेंट ऐड कर देगा। तो अभी बताओ, जो एस नाम का सेट बना होगा लाइन नंबर 10 पर, उसमें कौन कौन से करेक्टर्स आए होंगे? आई दो बार आएगा कि एक बार आएगा? क्योंकि वहां तो दो बार है लेकिन वो सेट बन रहा है, तो सेट में तो यूनिक करेक्टर ही होंगे हमारे। तो आई एक ही बार आएगा सेट, लेकिन किस ऑर्डर में कौन सा करेक्टर आएगा ये नहीं पता हमारे लिए। हो सकता है पहले डी आ जाए, पहले ए आ जाए, नहीं पता क्या हो। तो कॉन्सेप्ट है कि आप लिस्ट से, टपल से, स्ट्रिंग से, रेंज फंक्शन से, रेंज फंक्शन से भी आप सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन तो आपको हो गया होगा लास्ट क्लास से लेकर अब तक में, कि जब आपकी लाइफ लूप की स्टार्ट हुई थी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेंज फंक्शन का फॉर लूप से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बिना रेंज फंक्शन के लूप नहीं चलेगा। लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि मैं सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनको ट्रेवर्स करना चाहता हूँ तो लूप लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो लिस्ट भी लिख पाऊंगा, टपल भी लिख सकता हूँ, सेट भी लिख सकता हूँ। तो अब फॉर लूप का रेंज के साथ कोई खास कनेक्शन सीधा सीधा नहीं रहा। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि फॉर लूप चलाना है तो रेंज फंक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर रेंज फंक्शन नहीं है तो लिस्ट से भी चल सकता है, टपल पे भी चलता है, सेट पे भी चलता है। ठीक है। दूसरा, आपसे कोई ये पूछे कि रेंज फंक्शन का कोई इस्तेमाल बताइए लूप को छोड़कर, फॉर लूप को छोड़कर रेंज फंक्शन का यूज आप कहाँ और कर सकते हैं? तो अभी तक तो आपके पास शायद आंसर नहीं था, लेकिन आप लास्ट क्लास और आज की क्लास को देखोगे तो आंसर है कि हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करके कोई कलेक्शन बना सकते हैं। हम लिस्ट भी बना सकते हैं रेंज फंक्शन का यूज करके, हम सेट बना सकते हैं, टपल बना सकते हैं, जितने भी कलेक्शन है हर कलेक्शन में रेंज फंक्शन को पास किया जा सकता है। तो कहीं लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी रेंज फंक्शन यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। जब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट में लिस्ट ऐसे आएगी, आउटपुट में टपल ऐसे आएगी, आउटपुट में सेट ऐसे आएगा। लेकिन जब आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते समय आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, टपल बनाने के, सेट बनाने के, लिस्ट बनाने के, लेकिन आउटपुट में जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो जरूर नजर आएगा। अब प्रोग्राम में हम लिस्ट ऐसे बना सकते हैं, हम टपल ऐसे बना सकते हैं,
सेट ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इनके बिना देखो, सेट फंक्शन से भी सेट बन रहा है, लिस्ट फंक्शन से लिस्ट बन जाती है, टपल फंक्शन से ये बन जाता है। ठीक है, अभी आज ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा कलेक्शन का, तो और अच्छा आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा कि जो सेट का सिंबल है करली ब्रेसेस का पेयर, क्या ये हमेशा यूज करना होगा प्रोग्राम में या नहीं, है ना। चलिए, सेट का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसका नाम है फ्रोजन सेट। सेट और फ्रोजन सेट में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है। हर वो चीज जो आपने अभी सेट में पढ़ी है फ्रोजन सेट में भी होती है। ऐसा तो नहीं है। फ्रोजन सेट में सिर्फ एक बात यह है कि ये मॉडिफाई नहीं होता, ऑर्डर तो इसमें भी नहीं होगा, बट जो सेट था वो बदल जाता था, उसमें ऐड और रिमूव चलते थे, इसमें ऐड और रिमूव नहीं चलते। इट इज लाइक टपल, बदलेगा नहीं। तो टपल और इसमें क्या फर्क है फिर, टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। इट इज लाइक टपल, बदलेगा नहीं, एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। ठीक है? एक लाइन लिखना है यहाँ पर, तो इट इज इम्यूटेबल वर्जन ऑफ, इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने को, बस एक ही चीज है इसमें, ऐसा सेट जो ना बदले उसे फ्रोजन सेट कहते हैं। एक प्रोग्राम से देख लेते हैं। फ्रोजन सेट बनाने का एक ही तरीका होता है, वो क्या है, फ्रोजन सेट नाम का एक फंक्शन है, आपको इसे कॉल करना होगा। फ्रोजन सेट नाम का फंक्शन है, आपको इसे कॉल करना होगा, और इसमें आप लिस्ट पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं, सेट पास कर सकते हैं, मतलब इसमें आप लिस्ट दो, टपल दो, सेट दो, स्ट्रिंग दो, रेंज फंक्शन कुछ भी दे सकते हो। तो फ्रोजन सेट बनाने का एक ही तरीका है। ठीक है, वो है ये, फ्रोजन सेट फंक्शन कॉल करके आप बनाइए, और फ्रोजन सेट फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसमें हम इनमें से कुछ भी पास कर सकते हैं, जो आप यहाँ रखेंगे उसके एलिमेंट ही फ्रोजन सेट के एलिमेंट बनेंगे। तो किसी एक से बना देता हूँ। मान लो लिस्ट से बना, 10 20 30 40। देखो अनऑर्डर्ड है, 40 आ गया पहले, फिर 10 आ गया, फिर 20, फिर 30। अब बस एक ही चीज देखनी है कि सर ये बदलेगा नहीं, डुप्लीकेट एलिमेंट तो इसमें भी नहीं है। देखो 10 में 2 बार रखूंगा तो आउटपुट में फिर भी एक बार आएगा, तो सेट ही है पूरा, बस चेंज नहीं होगा। करके देखे, एफ एस डॉट एड, मान लीजिए मैंने 50 ऐड करा, अगर ये सेट होता तो ये चल जाता, इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने चला कर दिखाया था, ये फ्रोजन सेट है, नहीं चलेगा। एरर, ना ऐड होगा ना रिमूव होगा, कुछ नहीं होगा। ये पुराने वर्जन में था भी नहीं, अभी 3 वाली सीरीज जब से आई है, 3.0 3.1, तब से इसको ऐड किया गया है। इसके यूसेज भी बहुत रेयर हैं। डे टू डे प्रोग्रामिंग में आपको लिस्ट, टपल, सेट और एक और पढ़ेंगे अभी आज आगे, डिक्शनरी, ये 4 यूज होते हैं। फ्रोजन सेट बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता बराबर।
अनपैकिंग ऑफ लिस्ट टपल सेट फ्रोजन। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये जो चार कलेक्शन टाइप मैंने भी आपको पढ़ाए हैं, चारों पर चलता है। इसका नाम है अनपैकिंग ऑफ, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे फ्रोजन सेट हो। क्या होता है ये? मान लीजिए आपके पास कोई एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है। अब आप इन 3 एलिमेंट्स को लिस्ट के साथ मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, किसी पॉइंट पर आपको लगा कि मुझे इस लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को अब लिस्ट की तरह मैनेज ना करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना क्या कहलाता? अनपैकिंग कहलाता। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 को अलग एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, 20 को अलग एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, 30 को अलग एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो इस काम को आप कई तरह से कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक्स के 0 इंडेक्स पर जो 10 है वो ए वेरिएबल में अनपैक हो जाए। चलो हो गया। लेकिन अगर मान लो ये सेट होता, तो सेट पे तो इंडेक्सिंग चलेगी नहीं, तो सेट को कैसे अनपैक करोगे? तो एक जनरलाइज सॉल्यूशन दिया इंडेक्सिंग के अलावा। भाई इंडेक्स पे जा जाकर एक एक एलिमेंट को आप निकाल सकते हो अगर आपके कलेक्शन में इंडेक्सिंग का सपोर्ट है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कैसे करोगे? तो एक जनरलाइज सॉल्यूशन दिया कि आप क्या करें, किसी भी लिस्ट को, सेट को अनपैक करने के लिए जितने एलिमेंट आपके लिस्ट में, सेट में हैं, जिसको आप अनपैक करने जा रहे हैं, उतने ही वेरिएबल आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसके राइट हैंड साइड पे लिस्ट लिख दीजिए, बस हो गया। अब आपको कोई इंडेक्सिंग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके जो इतने भी एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 उसी ऑर्डर में इन वेरिएबल्स में अनपैक हो जाएंगे। अनपैक मतलब वो वैल्यूज इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। तो अब आप एक एक वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल से प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर चाहे आपका लिस्ट हो, चाहे टपल हो, ये चाहे लिस्ट हो, चाहे यहाँ पर आप टपल रखें, चाहे यहाँ पर सेट रखें, सब पे चलता है। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मुझे तब मिलता है जब मैं सेट की बात करता हूँ, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। लिस्ट को तो चलो मैं थोड़ी मेहनत करके इंडेक्स पे जा जाके एलिमेंट फिर भी निकाल कर वेरिएबल में रख लूंगा, बट सेट में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये तरीका बहुत अच्छा काम कर जाएगा सेट। अनऑर्डर्ड है ना वो तो। अब क्या पता ए में कौन आएगा, बी में कौन आएगा, सी में कौन आएगा? तो हो सकता है ए में 20 आ जाए, सी में 10 आ जाए। दैट तो अनऑर्डर्ड है। अगली बार कुछ और आएगा। सेट हमेशा अनऑर्डर है। जितनी बार प्रोग्राम रन कराते हैं, हर बार अलग अलग सेट का ऑर्डर होता है। चलो, तो अब जब आप अनपैकिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अनपैकिंग में जिस कलेक्शन को अनपैक किया जा रहा है उसमें जो वैल्यूज हैं उतने ही वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। मान लीजिए आपने ज्यादा लगा दिया, एरर आ जाएगी। आपके कलेक्शन में अनपैक होने के लिए 3 वैल्यूज हैं, लेकिन आप कितने वेरिएबल्स में उसको अनपैक कर रहे हैं? 4 में। गिनती कम ज्यादा होगी।
नॉट अनफ वैल्यूज टू अनपैक। अनपैक होने के लिए हमें 4 वैल्यू की जरूरत पड़ती, लेकिन कितनी मिली कलेक्शन के अंदर? 3। अच्छा मान लीजिए मैंने वेरिएबल कम लगाई, 2 ही लगाई, फिर मना कर देगा। क्या अगर ज्यादा वैल्यू है अनपैक करने के लिए, हमें 2 ही चाहिए, आपके पास ज्यादा वैल्यू है, टू मैनी। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि जिस कलेक्शन को आप अनपैक कर रहे हैं, उस कलेक्शन में जितनी वैल्यूज हैं, अनपैक करते समय उतनी वेरिएबल्स का आप यूज करेंगे। बस इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं। पैरेलल इटरेशन। आपके पास एक से ज्यादा कलेक्शन है, आप उनको एक साथ लूप से ट्रेवर्स करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स नाम की एक लिस्ट है मेरे पास, इसमें 10 20 30 है। वाई नाम से एक और लिस्ट है मेरे पास, मान लीजिए इसमें 100 200 300 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्या करना है, इन दोनों कलेक्शंस को एक साथ एक ही लूप से इटरेट करना है, वैसे तो मैं 2 लूप लगाऊंगा, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा कलेक्शन होने पर एक ही लूप से आप उन्हें इटरेट कर सकते हैं। इटरेट का मतलब होता है उनके एक एक एलिमेंट को रीड करना, एक एक एलिमेंट को फैच करना। कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन जिप फंक्शन। जिप फंक्शन में आप जितने चाहें उतने कलेक्शंस पास कर सकते हैं। एक्स, क्या मतलब है इसका? जब ये लूप चलेगा तो ये लूप जिप फंक्शन से क्या मांगेगा? इसका पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन है एक्स का? हमारा 10। और वाई का पहला एलिमेंट कौन है? हमारा 100। तो जिप फंक्शन क्या करेगा, जब पहली बार लूप इटरेट हो रहा होगा, तो ये जो आपने यहाँ पर कलेक्शन पास करे हैं, उन कलेक्शंस के एक एक एलिमेंट को फैच करेगा, एक टपल में रखेगा, 10 100। और ये जो टपल आई, इस टपल को इस आई वेरिएबल में रखेगा। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो एक टपल प्रिंट होगी, और उस टपल में कितनी वैल्यूज होंगी? जितने जिप में आपने कलेक्शंस पास कर, और उन कलेक्शंस की कौन सी वैल्यूज होंगी? जो पहली पहली वैल्यू। अगली बार जब लूप चलेगा तो इन्हीं कलेक्शंस की सेकंड वैल्यूज को टपल में रखा जाएगा, और वो टपल इसमें रख जाएगी। तो अगली बार बताओ आई में कौन कौन आएगा? 20 और 200, और थर्ड टाइम आएगा 30 एंड 300। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए, अभी जो जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था उसको भी अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आप मुझे ये बताइए कि जिप फंक्शन फॉर लूप को हर बार क्या वापस कर रहा है? जिप फंक्शन
फॉर लूप को हर बार क्या वापस कर रहा है? एक्स और वाई के एक एक एलिमेंट को टप्पल में रख के वापस कर रहा है, टप्पल में रख के वापस कर रहा है। और उस टप्पल में कितनी वैल्यूज होंगी? जो कि टप्पल आ रही होगी, उस टप्पल में कितनी वैल्यूज होती होंगी? हाँ, अगर जितने कलेक्शन है उतने। तो यानी कि अभी एट प्रेजेंट यहाँ से जब फंक्शन एक टपल वापस करेगा लूप के लिए, और उस टपल में दो वैल्यूज होंगी, एक एक्स की कोई एलिमेंट होगा और एक वाई का एलिमेंट होगा। तो मैं अनपैक कर दूं, आई कॉमा जे। अब जो टपल आ रही है उसमें दो एलिमेंट हैं, तो पहला एलिमेंट किस में आ जाएगा? आई में। दूसरा किस में आ जाएगा? जे में। तो अब जो टपल है, वो टपल जिस फंक्शन से आई, मैंने उसको अनपैक कर दिया दो वेरिएबल में। तो आई में कौन आ जाएगा? एक्स वाला एलिमेंट। जे में कौन सा आ जाएगा? वाई वाला। तो जब भी हम मल्टीपल कलेक्शंस को पैरेलली इटरेट करना चाहते हैं, तो हमेशा जिप फंक्शन का यूज करते हैं। और जिप फंक्शन जब लूप में चलाते हैं, तो मैं दो तरह से यूज कर सकता हूँ। या तो सीधी जो टपल आ रही है, उस टपल को ही आप इटरेट करते रहो लूप से, या फिर टपल को अनपैक करके आप अपना लूप में यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो सेकंड वाला तरीका है, अनपैक करके यूज करने वाला, वो प्रेफर करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर हमारा एक्स और वाई में इक्वल वैल्यू नहीं हुई, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया 400, 500, ऐसे करके, तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों में जो सबसे छोटी कलेक्शन होगी, जो सबसे छोटी कलेक्शन होगी, उतनी बार लूप चलेगा। तो एक्स और वाई में सबसे छोटा कौन है? एक्स। कितने एलिमेंट है एक्स में? तीन। यानी कि लूप तीन बार चलेगा, एरर नहीं आएगी, लेकिन लूप तीन बार चलेगा। यानी 400 और 500 जो बाई नाम की लिस्ट में थे, वो कभी ट्रेड नहीं हो पाएंगे। तो जिप में अगर आप जो मल्टीपल कलेक्शन देते हैं, अगर वो अलग अलग लेंथ के हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ का कलेक्शन है, उतनी बार लूप चलता है। और वो कलेक्शन जिनमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गए थे, वो कभी ट्रेड नहीं हो पाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई रेल की पटरी पड़ी हुई है। अब ये जो रेलवे का ट्रैक है, इसमें एक तरफ की पटरी यहाँ तक जा रही है, एक यहाँ तक है। अब बताओ ट्रेन कहाँ तक जाएगी? ट्रेन कहाँ तक जाएगी? आगे तक जाएगी? तो फिर यही तो कहानी यहाँ पर है। ये आपका एक कलेक्शन है, छोटी लेंथ का है। एक कलेक्शन ये है, बड़ी लेंथ का है। अब दोनों पैरेलल हैं, भाई ट्रेन तभी चलेगी तो दोनों तरफ होगी पटरी। रेल की पटरी पैरेलल ही तो होती है। वही कहानी है सेम। तो अगर एक पटरी की लेंथ ज्यादा है, एक की कम है, तो जो कम लेंथ है वहां तक ट्रेन जाएगी। आगे कैसे चली जाएगी? चलो, टपल में आएगा, तो आप उसे अनपैक कर सकते हैं। हाँ, जैसे कन्वर्ट आपने वेरिएबल में स्टोर करा है, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। कहीं अगर हमें, हाँ, दो टपल, दो लेस लिस्ट, दो सेट, तीन, दो लिस्ट, एक सेट, एक टपल, कितनी भी कुछ भी हो सकता है। तो हेडिंग के नाम में कलेक्शन है। एक कलेक्शन लिस्ट हो सकता है, एक टपल हो सकता है, एक सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
चलिए लास्ट कलेक्शन देखिए। लास्ट कलेक्शन अगर हम कंपेयर करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो अब तक जो हम 4 कलेक्शन टाइप्स अलग अलग पढ़ चुके हैं, उनमें से ज्यादा मैच करता है लिस्ट के साथ। लिस्ट में अगर आपसे कहा जाए कि आप बहुत सारी वैल्यूज को रखते हैं, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं और आसान हो जाएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब आपको क्या टास्क दिया गया, एक कलेक्शन बनाइए। कौन सा बनाइए आपको डिसाइड करना है। क्या होना चाहिए वो पहले से गिवन है कि उस कलेक्शन के अंदर इन एम्प्लॉयज के नेम को आप रखेंगे। सोनू, किसी का नाम मोनू है, फिर किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम चिंटू है, किसी का नाम पिंटू है, कुछ भी ऐसे करके रख लेंगे। और साथ में ये भी गिवन है कि किसी भी एम्प्लॉय के नेम को अगर मुझे फैच करना हो तो मैं उसकी एम्प्लॉय आईडी बताऊंगा आपके लिए, और उस एम्प्लॉय आईडी पर कौन सा एम्प्लॉय है वो लाकर आपको बताऊंगा। तो अब कैसे करें इस काम के लिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं लिस्ट में एम्प्लॉय के नेम को स्टोर करता हूँ, तो किसी पर्टिकुलर नेम को अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? इंडेक्स का यूज करके। तो ये 0 इंडेक्स पर, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये सेकंड इंडेक्स पर है, ये थर्ड इंडेक्स पर है, ये फोर्थ इंडेक्स पर है। ऐसे ही कर पाएंगे। अगर मुझे ये कहा जाए कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, मैं बोल दूंगा मोनू है। थर्ड पे कौन है, मैं बोलूंगा चिंटू है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई ऐसे नहीं, हम ये बताओ कि एम्प्लॉय आईडी 105 पर कौन है, एम्प्लॉय आईडी 100 पर कौन है। हमने कहा ऐसे नहीं, इंडेक्स पर पूछो। तो अब यहाँ पर जो मिसमैच हो रहा है वो यही हो रहा है कि रियल लाइफ में एम्प्लॉय वाले एग्जाम्पल में एम्प्लॉय आईडी बोली जाती है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में एम्प्लॉय आईडी नहीं, हमारे एग्जाम्पल वो इंडेक्स होते हैं। तो किसी ने कहा भी एक काम करो ना, आप इन दोनों को एक ही बात मानो और ऑर्गेनाइजेशन वाले से ये कह दो कि आप अपने सारे एम्प्लॉय की आईडी देना शुरू करो 0 से। तो यानी कि मोनू की एम्प्लॉय आईडी आप कह दे दो 1 दे दो, सोनू की 0 दे दो, चिंटू की 3 दे दो, ऐसा करके दे दो। क्या दिक्कत आ रही है? देना तो है ही आपको। हमने कहा चलो ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वाला तैयार हो गया कि हम ऐसा कर देंगे। लेकिन मान लो किसी दिन क्या हुआ, ये वाला जो सोनू था जिसकी एम्प्लॉय आईडी 0 थी, हमारे लिए जिसका इंडेक्स 0 था, वो रिजाइन करके चला गया। तो अब हम उसे लिस्ट में से डिलीट करेंगे क्योंकि वो है ही नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। तो जैसे ही मैं इसे डिलीट करूंगा वैसे ही क्या होगा, मोनू इधर आ जाएगा, ये वाला सोनू इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब जिसकी एम्प्लॉय आईडी अभी 1 थी मोनू, अब उसकी एम्प्लॉय आईडी सोनू के जाते ही क्या हो गई? 0। क्या रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि किसी के आने और जाने से बाकी एम्प्लॉयज की आईडी बदल जाती है? हमने कहा नहीं। तो ये एक सही सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो अब आपको क्या चाहिए? एक सिर्फ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जहां पर हम अपनी इंडेक्सिंग दे पाए, और इस तरह से दे पाए कि वो 0 से ना शुरू हो, हमारी मर्जी। हम 100 से करें, 200 से करें, 500 से करें, कहीं से भी हो। 0 के बाद जरूरी नहीं है 1 आए, 1 के बाद 2 आए, हमारी मर्जी। 100 के बाद 200 आए, 200 के बाद 250 आए, हमारी मर्जी। और तीसरा, अगर कोई जाए तो बाकियों के इंडेक्स ना बदले। तो बस हमें ऐसी लिस्ट दे दो जिसमें इंडेक्स हमारे कंट्रोल में हो, हम जो चाहे वो इंडेक्स बनाएं। 0 से जरूरी नहीं है। हम इंडेक्स इंटीजर रखें, इंडेक्स को फ्लोट रखें, इंडेक्स को स्ट्रिंग रखें, हमारी मर्जी। अभी तक इंडेक्स सिर्फ इंटीजर होते हैं, फ्लोट नहीं हो सकते, स्ट्रिंग इंडेक्स नहीं हो सकते। तो क्या कहा गया कि फिर एक काम करो, आप इंडेक्स वर्ड को मत बदलो, एक नया वर्ड ले लो।
और उस नए वर्ड का नाम रखा उन्होंने की, कि जिसको आप इंडेक्स कहते हो, अगर आप उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हो तो शब्द का नाम इंडेक्स है, आप क्या बोलेंगे, की। तो आप ये बोलो कि सोनू की ये है, मोनू की ये है, चिंटू की ये है। और की शब्द का मतलब ये होगा कि अब वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। वो पहला अगर की 100 है तो दूसरी की 200.5 हो सकती है, तीसरी की ए हो सकती है, चौथी की -5 हो सकती है, कोई भी की कुछ भी हो सकती है। और हर की पर जो वैल्यू रखी जाएगी, अगर वो वैल्यू कभी डिलीट होती है तो बाकी लोगों की नहीं बदलेगी। तो इस तरह से हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप इंडेक्स वर्ड की जगह पर की शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे हर इंडेक्स पर वैल्यू होती है, ऐसे आप क्या बोलोगे, हर की पर एक वैल्यू होती है। अब की हमारी पसंद की है, लैंग्वेज की पसंद की नहीं है। जबकि इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग लैंग्वेज बताता है, लैंग्वेज की कंट्रोलिंग में है, हमारी कंट्रोलिंग में नहीं है। तो वो टॉपिक जिसमें की के साथ वैल्यू रख दी जाती है, उस टॉपिक का नाम रखा गया डिक्शनरी। तो जो हमारा आखिरी कलेक्शन टाइप है हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो है डिक्शनरी कलेक्शन। तो अब डिक्शनरी की पिक्चर कुछ ऐसे बना लेते हैं कि मान लीजिए ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में एक की होती है, और उस की पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। की आपकी पसंद की, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू आपकी पसंद की। तो मान लीजिए मैंने की को 100 कर दिया। अब इस की पर वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने सोनू दे, दूसरी की बनाई 205, कुछ भी जो मन करे, यहाँ पर मानू दे दिया। फिर की बनाई 102, यहाँ पर फिर से सोनू दे दिया। ऐसे आप अपना कर सकते। तो अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी में क्या है, की वैल्यू पेयर्स का ग्रुप होता है। और हर पेयर जो की वैल्यू का होता है, इस पेयर को एक नाम दिया गया, इसे बोलते हैं आइटम। तो अब अगर मैं डिक्शनरी की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम is represented by key colon value। तो जब प्रोग्राम लिखेंगे तो की और वैल्यू के बीच में कॉलॉन लगाते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म कोई वैल्यू गेट करनी है, की बताओ, वैल्यू ले जाओ। कोई वैल्यू बदलनी है, की बताओ, वैल्यू बदल दो। कोई वैल्यू डिलीट करनी है, की बताओ, डिलीट कर दो। तो जो भी करना है ऑपरेशन की के साथ साथ।
अब बात आती है प्रोग्राम में ये कैसे होगा। प्रोग्राम में इसको अगर मुझे करना हो तो कैसे हम करेंगे। तो डिक्शनरी बनाने के लिए करली ब्रेसेस का पेयर ही यूज करते हैं। तो सेट और डिक्शनरी इन दोनों का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है, करली ब्रेसेस का पेयर। और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि इसको सेट कब माने और इसको डिक्शनरी कब माने, क्योंकि पहले से बता दिया गया है कि कब इस सिंबल का मतलब सेट होगा और कब इस सिंबल का मीनिंग डिक्शनरी होगा। तो जब आप डिक्शनरी बनाएंगे तो यहाँ पर की रखेंगे, कॉलोन वैल्यू रखेंगे, कॉमा दूसरी की बताएंगे, कॉलोन उस पर वैल्यू क्या रखनी है वो बताएंगे, कॉमा तीसरी की बताएंगे उस पर क्या वैल्यू रखनी है। ऐसे करके अब आप अपना चला। चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए डी नाम से डिक्शनरी बना दी, डी फॉर डिक्शनरी, डी वेरिएबल बना दी। तो 100 की पर वैल्यू रख दी सोनू। मान लीजिए 200 की पर वैल्यू रख दी फिर से सोनू, कोई बात नहीं। 102 पर मैंने वैल्यू रख दी मोनू। इस समय डिक्शनरी में 3 आइटम्स हो गए, 1 2। डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन होता है। इसका मतलब यह है जो आइटम आपने पहले रखा था डिक्शनरी में वो आइटम पहले दिखाई देगा, तो बाद में रखा था वो बाद में दिखाई देगा। जिस ऑर्डर में आपने रखी आइटम्स उसी ऑर्डर में हमारा चलेंगे। जिस ऑर्डर में रखे थे उसी ऑर्डर में आउटपुट में आइटम्स दिख रहे हैं। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये 0 इंडेक्स का आइटम है, ये फर्स्ट इंडेक्स का आइटम है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती। जो भी काम होना है वो की के थ्रू होगा। डिक्शनरी में जो कीज हैं वो यूनिक होती हैं। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं, देखो वैल्यू यहाँ भी सोनू है, यहाँ भी सोनू है, बट जो की है वो यूनिक होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं माना, मान लीजिए आपने लिख दिया 102 पर चिंटू। अब देखो 102 पर मोनू है, 102 पर चिंटू है, तो एरर नहीं आएगी। लेकिन इस की पर जो अपडेटेड वैल्यू आपने रखी है बाद में वो मानी जाएगी। तो बाद में कौन सी आई थी, चिंटू, तो 102 पर चिंटू माना जाएगा। तो अगर आप
की को डुप्लीकेट करते हैं तो वो एरर नहीं आएगी, लेकिन उस की पर जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू आपने रखी है डिक्शनरी में वो वाली हमारी रिप्लेस कर दी जाएगी। लेकिन वो आइटम जो उस की पर आपने बनाया है वो एक ही बार नजर आएगा, ऐसा नहीं है 102 फिर से नजर आएगा। तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की डुप्लीकेट कभी नहीं होगी। डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन होता है, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन अलाउड है, दैट मीन्स डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। अभी मैंने इसमें 3 आइटम्स रखे हैं, अगर आगे के प्रोग्राम में मुझे लगता है इसमें 2 आइटम्स और ऐड करने चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है किसी आइटम को रिप्लेस करना है, किसी को डिलीट करना है, वो सब मैं कर सकता हूँ। तो डिक्शनरी इज मॉडिफाइएबल, यानी कि डिक्शनरी हमारा म्यूटेबल होती है। बड़ा आसान तरीका है इसको याद रखने का कि ये पूरी तरह से लिस्ट की तरह ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पर इंडेक्स लैंग्वेज की कंट्रोलिंग वाले होते हैं, यहाँ पर हमारे कंट्रोलिंग में कीज होती है, बाकी सब वही जो लिस्ट में होता है। अब सर पहले ये वाला बिहेवियर दिखाइए कि डिक्शनरी मॉडिफाइबल होती है, कुछ बदल कर दिखाइए, कुछ ऐड करके, कुछ डिलीट करके। तो सबसे पहले कोई वैल्यू गेट करके दिखाता हूँ कि अगर मुझे कोई वैल्यू सिर्फ गेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिक्शनरी का नाम, जिस डिक्शनरी से कोई वैल्यू निकालनी है उस डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर उस की को लिखेंगे जिस की वैल्यू आप गेट करना चाहते हैं। मैं लिख दिया 100। जब डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को यूज करते हैं तो इसे इंडेक्स ऑपरेटर नहीं कहते, इसे की ऑपरेटर कहते हैं। की ऑपरेटर, अगर ये लिस्ट है तो ये इंडेक्स ऑपरेटर माना जाएगा, और ये जो संख्या लिखी है इसको इस लिस्ट का इंडेक्स माना जाएगा। अगर ये जो लिखा है ये एक डिक्शनरी है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को की ऑपरेटर कहा जाता है, और जो यहाँ पर लिखा है वो उसकी एक की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर एरर आ जाएगी। तो 100 नाम से की अगर डिक्शनरी में नहीं है तो एरर आ जाएगी, और अगर है तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपने सोचा कि हम तो सर इंडेक्स ही मान रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि डिक्शनरी का 0 इंडेक्स पर कुछ होगा तो आ जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया कि इसको की ऑपरेटर माना जाएगा और 0 नाम से की ढूंढी जाएगी। क्या 0 नाम से की है? नहीं है। तो तैयार रहो एरर के लिए। तो आप यहाँ जो भी लिख रहे हैं वो की मानी जाएगी। की जरूरी नहीं है इंटीजर ही होनी चाहिए, की फ्लोट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आइटम में की इंटीजर है, उसी डिक्शनरी के दूसरे आइटम में की फ्लोट है, उसी डिक्शनरी के तीसरे आइटम की स्ट्रिंग है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा करने की हमें कोई जरूरत कभी पड़ती नहीं है, बट सिंटैक्टिकली आप ये भी कर सकते। क्या मैंने बोला मैं कर देता हूँ, है ना, सस्ते में समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक आइटम रखा जिसमें की कर दी फ्लोट 2.5, वैल्यू कर दी इंटीजर। क्यों कर दी इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा किया जा सकता है, जरूरत कोई नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। की हो गई फ्लोटिंग, वैल्यू हो गई इंटीजर। एक इंटीजर की है, एक फ्लोटिंग की है, ऐसी और बना दो, स्ट्रिंग की बना दो। अब सर
कोई नया आइटम ऐड करके दिखाइए। डिक्शनरी बन चुकी है। डिक्शनरी बनाते समय जितने आइटम्स उस समय मुझे रखने थे वो मैं रख चुका हूँ। अब प्रोग्राम में आगे हम आ गए। अब आगे के प्रोग्राम में कुछ और आइटम्स को ऐड हम करना चाहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए हम इस काम को करेंगे। बिना की के आप वैल्यू नहीं रख सकते। आपको दोनों देने ही पड़ेंगे। अगर आपने कोई आइटम लिखा है तो उसकी की बतानी पड़ेगी और वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। किसी भी को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर, कोड ही नहीं चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा ही नहीं, ये भी नहीं लिखूंगा, फिर तो देना पड़ेगा। क्या, वो आपकी मर्जी है। अब इस डिक्शनरी के साथ की ऑपरेटर यूज करा और यहाँ लिख दिया मैंने 500। तो इस डिक्शनरी में 500 की पर जो आप यहाँ वैल्यू बताएंगे वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इस लाइन का मतलब है डी नाम की डिक्शनरी में 500 की वैल्यू विराट हो जाएगी। अब सर ये बताइए कि दो बातें हो सकती हैं। अगर ये की नहीं है तो क्या होगा? जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं की ऑपरेटर को, तो की ना मिलने पर एरर नहीं आती। क्यों? क्योंकि की ना मिलने पर आपका एक नया आइटम डिक्शनरी के लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। और अगर ये की मिल जाती है तो जहां भी ये मिली है इसका वैल्यू अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर 500 नाम से की डिक्शनरी में पहले ही होती तो उसकी वैल्यू जो भी है उसको रिप्लेस करके ब्रैट कर दिया जाएगा। और अगर ये की नहीं है डिक्शनरी में तो एक नया आइटम बनेगा और लास्ट में जाके डिक्शनरी के ऐड हो जाएगा। तो अब देखो, अब मैं देखूंगा तो लास्ट में आपको, तो मान लीजिए मैंने फिर से ये लाइन लिख और यहाँ लिख दिया मान लीजिए रोहित। तो अब तो ये पहले से है। अब देखो क्या होगा। तो 500 की वैल्यू पहले से थी, अब उसको अपडेट कर दिया गया। पहली बार में थी नहीं तो उसको ऐड कर दिया। तो जब आप गेट करते हैं प्रिंट कराते समय तो की ना मिलने पर एरर आती है। जब आप असाइन करते हैं तो ना मिलने पर ऐड हो जाती है, मिलने पर अपडेट हो जाती है। तो ऐसे डिलीट करने का भी होगा, हमने कहा ऐसे डिलीट करने का भी है। डेल लगाओ, डिक्शनरी का नाम लिखो और की ऑपरेटर से बताओ किस आइटम को डिलीट करना है। मैंने कहा 100। तो अगर आप ऐसा मान रहे हो कि भी डी नाम की डिक्शनरी से 100 नाम की डिलीट हो जाएगी, तो क्या ऐसा सोचना आपका सही होगा कि वैल्यू उसकी अभी भी जिंदा रहेगी डिक्शनरी के अंदर? अगर वैल्यू सोनू अभी भी जिंदा है डिक्शनरी के अंदर तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू तक पहुंचने का एकमात्र जरिया होता है उस वैल्यू की। अब वो तो है ही नहीं आपके पास, तो कैसे पहुंचोगे सोनू के पास? तो भाई ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी की पर डेल ऑपरेटर चलाते हैं तो वो उस की पर जो पूरा आइटम है उसको डिलीट करने वाला काम करता है। सिर्फ की डिलीट नहीं होगी, पूरा आइटम डिलीट होगा। 101 की पर जो पूरा आइटम है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये नहीं मिला तो एरर आ जाएगी। तो डिलीट के केस में और प्रिंट कराने वाले केस में अगर की नहीं होती है तो एरर आ जाती है ना। देखो 100 वाला आइटम डिलीट हो गया। पूरा आइटम डिलीट हो गया ना। की को अपडेट
सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। एक इल्यूजन है जिससे हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो हमने की को अपडेट कर दिया, लेकिन वो इल्यूजन है, वो डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 200 की बदलकर 201 करनी है, मान लीजिए मैं ये चाहता हूं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो चाहते हो वो दिखा सकते हो, एक ट्रिक का यूज करते हुए दुनिया को दिखाना चाहते हो 200 की जगह 201 आ गया, ये कहना चाहते हो ना। तो आप क्या करो, पहले डिक्शनरी में एक नई की ऐड करो 201, और इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसकी वैल्यू वही कर दो जो 200 वाली की वैल्यू है। क्या कर दें इसकी वैल्यू, सोनू। तो अब क्या होगा, ऐसा करने से एक नया आइटम ऐड हो जाएगा। अब दुनिया को हमें बताना है कि ये तो है ही नहीं, तो क्या कर दो, अब इसको डिलीट कर दो। तो सर ये कोई सही तरीका, देखो तरीका तो है ही नहीं, ये तो मैंने पहले ही बोला इल्यूजन है। तो ये दो लाइनें सामने वाले को ऐसा इल्यूजन देंगी कि हमने जिसकी की 200 थी, हमने उसकी जगह 201 कर दिया। जो 200 की थी उसकी अब 201 हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपने दो ऑपरेशन करे हैं, एक को डिलीट करा है और एक को ऐड करा है, और ऐसा साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर वही की अपडेट हो जाती तो उसी पोजीशन पर होती। यहाँ पोजीशन अलग दिख रही है, वहां पर 200 पहले था, अब 201 लास्ट में आ गया है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर कोई तरीका नहीं है कि आप की को अपडेट कर दें। वैल्यू को अपडेट करना है ये तो मैंने बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन का मतलब यही है कि इस डिक्शनरी में इस की पर जो भी वैल्यू है पहले विराट है, अब इससे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे डिक्शनरी एक ऐसी बनानी है जिसमें एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू हम रख पाए। जैसे मान लीजिए मुझे आईपीएल नाम से एक डिक्शनरी बनानी है, और आईपीएल डिक्शनरी में जो फ्रेंचाइजी का नाम है वो की बनाना है, जैसे सीएसके, इसको की बनाना है। और इसकी वैल्यू क्या रखनी है, पूरी की पूरी टीम, 11 खिलाड़ियों के नाम एक की पर स्टोर करने हैं। कैसे कर लोगे, क्योंकि एक करते ही जब दूसरा करोगे तो अपडेट हो जाएगा। एंड ऑफ द डिक्शनरी एक की पर एक की वैल्यू रहती है, बट मुझे तो 11 प्लेयर के नाम रखने हैं, 100 के रखने हैं, जो भी रखना है। तो आप डिक्शनरी की जो वैल्यू है वो कोई कलेक्शन कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, ऐसे कर सकते हैं। तो डिक्शनरी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहाँ पर कोई कलेक्शन कर दी। अब यहाँ पर जो रखना है वो रख लो, जैसे धोनी है, रैना है, और भी होंगे, मैंने दो ही लिखे हैं, और भी लिख सकते, MI, मुंबई इंडियंस। अब इसकी वैल्यू मैंने टपल कलेक्शन कर दिया, कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। रोहित हो गए, हार्दिक हो गए, और भी होंगे, तो और भी इस तरह से बना सकते। तो अगर आप एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू रखना चाहते हैं, एकमात्र तरीका कलेक्शन बनाकर रख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है।
मान लीजिए किसी डिक्शनरी के अंदर मैंने ये कुछ आइटम्स रख दिए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस डिक्शनरी से सिर्फ कीज चाहिए। जितनी भी कीज हैं उनको इकट्ठा करो और मुझे दे दो। मुझे उनकी वैल्यूज में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ कीज मुझे चाहिए। कैसे लिखेंगे? फॉर आई इन डी डॉट की। तो आप फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप में डिक्शनरी का एक मेथड यूज करेंगे कीज मेथड क्या करता है, जितनी भी कीज हैं डिक्शनरी में उनको हमारा कलेक्ट करता है और फिर लूप को एक एक करके देता रहता है। 50 कीज आपकी इटरेट हो जाती है। अब मान लीजिए मैं फॉर लूप से डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज हैं सिर्फ उनको इटरेट करना चाहता हूँ। इस बार मुझे कीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जितनी भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी में उन सबको कलेक्ट करके मुझे दे दो। क्या करेंगे? फॉर लूप में डिक्शनरी के साथ वैल्यूज मेथड लगाएंगे। तो वैल्यूज मेथड क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की उनको कलेक्ट करेगा और लूप को एक एक करके देता रहेगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि फिर दोनों ना एक साथ दे दो। मतलब अभी आपने कीज अलग निकाली, वैल्यूज अलग निकाली, अब मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा करो कि दोनों एक साथ चले आए, की भी आए और वैल्यू भी आए। यहाँ पे लिखेंगे डिक्शनरी के साथ आइटम्स मेथड कॉल करेंगे। आइटम्स मेथड क्या करता है, डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं, जैसे एक ये आइटम हो गया, एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया, हर आइटम को टपल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इंटरनली ये एक टपल बन जाएगी जिसमें दो ही वैल्यू होंगी, ये एक टपल बन जाएगी। तो इंटरनली हर आइटम डिक्शनरी का ये मेथड क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो टपल इंटरनली बनाई गई है लूप में एक एक करके आपको मिल जाती। तो पहला आइटम टपल बनकर आपके पास आ गया, दूसरा आइटम टपल बनकर, तीसरा आइटम टपल बनकर आ गया। तो सिर्फ कीज चाहिए तो फॉर लूप में डिक्शनरी के साथ कीज मेथड यूज करेंगे। सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो फॉर लूप में डिक्शनरी के साथ वैल्यूज मेथड यूज करेंगे।
और अगर दोनों चीज चाहिए तो डी डॉट आइटम जब फॉर लूप चलता है तो डिक्शनरी के आइटम को टपल में टेम्परेरी बनाता है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट अब डिक्शनरी के आइटम टपल हो गए तो लूप चलाने के बाद अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो उसके आइटम जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा थोड़ा ना कि परमानेंट टपल बन गए, ये तो सिर्फ इस लूप के लिए ऐसा कहा गया। उसके बाद डिक्शनरी जैसी थी वैसी है, बदल सकते हैं देखो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टेम्परेरी उस लूप के लिए ऐसा किया गया है। और ऐसा करके एक नई कॉपी बनाई गई होगी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में। ऐसा नहीं किया गया होगा कि हर आइटम को टपल बना दिया। ऐसा एक नई कॉपी बनाकर उसमें किया गया होगा और जब रिजल्ट आ गया तो उसको डिलीट भी कर दिया गया होगा। डिक्शनरी के साथ रेंज फंक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। अंकित बताइए। सर हो गया वो डाउट क्लियर, वो आपने क्लियर कर दिया। एक एचपी नाम से आ रहे हैं, बताइए अनम्यूट कीजिए क्या पूछ रहे हैं? पूछिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी सर। बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर डाउट क्लियर हो गया जो पूछ रहा था। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या बना होगा? लिस्ट, जो कि एकदम सही आंसर है आपका। अभी क्या बना होगा? ये एम्प्टी बने होंगे, लिस्ट एम्प्टी टपल। अब देखो आप थोड़ा सोचेंगे जरूर। तो करली ब्रेसेस का पेयर सेट भी है और डिक्शनरी भी है। पहचान कैसे करोगे कि ये सेट है कि डिक्शनरी है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो सेट होगा तो उसमें की कॉलन वैल्यू ना होकर सिर्फ वैल्यू होंगी, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। अगर वो डिक्शनरी है तो की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू ऐसे करके होगा। और अगर एम्प्टी हुआ तो कैसे पता करेंगे कि एम्प्टी तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो अब यहाँ पर जब हम एम्प्टी करली ब्रेसेस रखते हैं तो इसको डिक्शनरी कहा जाता है। तो ये हमारा डिक्शनरी बनेगी, सेट नहीं बनेगा। तो ये पहले से किसी को नहीं पता होता, पहली बार हमें कहीं से पढ़ना ही होता है, तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये नहीं सोचना है कि हमें क्यों नहीं पता चला पहली बार में अपने आप। पहली बार में तो आपको पाइथन भी नहीं आती अपने आप, पढ़ रहे हो तो आ रही है। ऐसे ही वाला पॉइंट। तो मैंने तीनों के टाइप निकाल कर प्रिंट कराई। पहला वाला लिस्ट है, दूसरा टपल है, देखो तीसरा सेट नहीं है, डिक्शनरी है। और तीनों एम्प्टी एम्प्टी प्रिंट हो रहे हैं। तो एम्प्टी डिक्शनरी बनानी होगी तो मैं करली ब्रेसेस के साथ एम्प्टी बना सकता। तो फिर एक चीज बताओ सर, अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना होगा तो मुझसे तो बनेगा भी नहीं। भाई मैं तो एम्प्टी सेट बनाने की सोच रहा हूँ, तो कैसे बनाऊं, क्या लिखूं यहाँ पर? ये तो एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। तो उसका एकमात्र तरीका है सेट फंक्शन। सेट फंक्शन से ही एम्प्टी बनकर आपका तैयार होगा। और जब एम्प्टी सेट बनाएंगे तो सेट लिख कर आएगा, सिंबल नहीं आता। एम्प्टी सेट का सिंबल नहीं होता।
क्योंकि जो एम्प्टी करली ब्रेसेस है वो किसका सिंबल है, डिक्शनरी। लेकिन सेट में जब वैल्यूज होती हैं तो करली ब्रेसेस सिंबल आता है। क्या यूजर से इनपुट लेकर डिक्शनरी में आइटम्स को ऐड किया जा सकता है? आंसर इज यस। ऐसा करने के लिए पहले आप एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं। अब आपको जो भी आइटम ऐड करना है उसमें दो बातें आपको यूजर से पूछनी होंगी। पहला, आइटम में की क्या रखनी है, और उस आइटम में वैल्यू क्या रखनी है। ये दोनों चीजें आप यूजर से इनपुट करेंगे। तो लिख दिया के इक्वल टू, और ये आप डिसाइड करिए कि आप की क्या रखना चाहते हैं, इंटीजर रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग या फ्लोट। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। एंटर। तो यूजर ने जो भी की दी, मैंने के नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। आप इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने यूजर से वैल्यू मांगी। और जो भी यूजर से वैल्यू आई मैंने उसे बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मुझे जो के में वैल्यू आई है उसको की बनाना है, और जो बी में वैल्यू आई है उसको आइटम की वैल्यू बनाना है। तो मैं लिखूंगा डी, यहाँ पर मैं क्या लिखता था, की, और यहाँ लिखता था मैं वैल्यू, ऐसे करके लिखता था ना। तो ये जो की है वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू की बन जाएगी और इस वेरिएबल की वैल्यू वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से डिक्शनरी के अंदर ये वाला आइटम ऐड हो गया होगा। एक ही हुआ होगा क्योंकि मैंने एक ही बार ऐसा करा है। मान लो की दे दी ए और वैल्यू दे दी एप्पल, ए फॉर एप्पल आ गया। सर मैं इस काम को 3 बार करना चाहता हूँ ताकि यूजर से 3 बार की और उसकी वैल्यू आए और डिक्शनरी में ऐड हो जाए। तो फिर लूप लगा दो इस काम को करने के लिए, बार बार करना चाहते हो तो। मान लीजिए मैं इस काम को 3 बार करना चाहता हूँ, और आई इन रेंज। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम की और वैल्यू मांगेंगे और फिर डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। आप कोई सा भी लूप लगाइए, फॉर लगाइए, व्हाइल लगाइए, ये तो आपके ऊपर है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। उसका डिक्शनरी से कोई कनेक्शन नहीं है। लूप का पर्पज होता है किसी भी काम को बार बार करना। उसको नहीं पता लूप को कि डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, उसे तो अपने काम से मतलब है। डिक्शनरी का लास्ट कॉन्सेप्ट, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है एक लाइन में डिक्शनरी का बन जाना यूजिंग फॉर लूप एंड एक्सप्रेशन। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं सीधे सीधे सिंटेक्स लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा चुका हूँ। बताएं क्या पूछना है? सर जो हमने की ली थी इनपुट के अंदर वो तो एज स्ट्रिंग आ रही है ना? एज ए स्ट्रिंग आ रही, बिल्कुल। मान लीजिए हमने इनपुट के अंदर इंट लगा दिया तो वो इंट रहेगा, लेकिन यूजर चाहता है कि स्ट्रिंग रहे, तो वो तो होएगा ही नहीं कन्वर्ट। एरर आ जाएगी फिर उस केस में। हाँ जी, एरर आ रही है, और पहले इवैल आपको, फंक्शन यूज करेंगे वो भी एरर देगा। हाँ बिल्कुल देगा। तो पहले आपको जो यूजर से स्ट्रिंग आ रही है, पहले उसको चेक करना होगा क्या वो कन्वर्ट हो सकती है इंटीजर में या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती होगी तभी आप करें, वरना ना करें। अच्छा, और तो उसका कोड आपको अलग लिखना पड़ेगा। इफ एल्स के साथ लिखना इफ पड़ेगा एल्स ना? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स होता है की एक्सप्रेशन कॉलन वैल्यू एक्सप्रेशन और यहाँ पर फॉर। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक ही एक्सप्रेशन होता था, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में दो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके बीच में कॉलन लगा होता है क्योंकि यहाँ पर की भी चाहिए हमें और वैल्यू भी चाहिए। देखो टी, यहाँ कर दिया मैंने आई कॉलन आई इंटू आई फॉर आई इन रेंज 1,5। तो जब ये लूप चलेगा तो इस रेंज फंक्शन के हिसाब से सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 4। तो पहली बार ये लूप 1 के लिए चलेगा, की एक्सप्रेशन चला, की तो बन ही रही, वैल्यू एक्सप्रेशन 1 इंटू 1। तो डिक्शनरी में जो भी आइटम यहाँ से जनरेट हुआ वो जाके ऐड हो गया, यानी कि 1 कॉलन 1 कॉमा। अब लूप आई की वैल्यू 2 के लिए चला, की एक्सप्रेशन चला, एज इट इज आ गया, वो तो वहां पर कुछ कैलकुलेशन तो हो नहीं रही है, कॉलन। अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू 2 4, 4 को वैल्यू बनाकर रख दिया गया। फिर वो हमारा डिक्शनरी में ऐड हो गया होगा, कॉमा। अगली बार क्या की होगी 3, क्या वैल्यू होगी इसकी 9। अगली बार की क्या होगी 4, क्या वैल्यू होगी इसकी हमारी। तो जो भी लूप है जितनी बार चलेगा उतनी बार की एक्सप्रेशन चलेगा और उतनी बार वैल्यू एक्सप्रेशन चलेगा। तो की एक्सप्रेशन और वैल्यू एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट बन रहा है उसको आइटम बनाकर डिक्शनरी में रख दिया जाता है। इस काम को बार बार करते रहेंगे, इसी को बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर अब इस काम को ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो यूजर से वैल्यू इनपुट करा लीजिए स्ट्रिंग टाइप की। तो हर बार जो की है वो 1 2 3 4 रहेगी, लेकिन हर की पर आप यूजर से वैल्यू मांग रहे हो। एंटर वैल्यू मान लीजिए सोनू, मोनू, अजय, विजय,
तो की आप 1 2 3 4 मान ले रहे हैं, वैल्यू आप यूजर से। तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि की भी यूजर से मांग लेते हैं, जब मांग ही रहे हैं तो। हाँ आप ऐसा करिए। तो मैंने यूजर से की मांग ली। अब आपको डिसाइड करना है कि की स्ट्रिंग टाइप की रखनी है या इंटीजर रखनी है। हमने कहा इंटीजर रख। एंटर की 101 ऑन, 102 मोनो, 200 चिंटू, 205 पिंटू। अब मैंने ये जो 5 कलेक्शन आपको पढ़ाए हैं, इनको मैं एक सिंगल पिक्चर में कंपेयर करके आपको बताता हूँ। देखो आपने कलेक्शन पढ़े कौन कौन से, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेट पढ़ा, फ्रोजन सेट, और लास्ट में अपना डिक्शनरी। 4 कलेक्शन आपने पढ़े। हर कलेक्शन ग्रुप है। तो लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज, टपल इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज, सेम सेट, सेम फ्रोजन सेट। लेकिन जब डिक्शनरी की बात आती है तो डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट वैल्यूज, वेयर ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाई की कॉलन। तो अगर आपने कभी ग्रुप बनाना हो तो आपके पास से वैल्यूज हैं तो शुरू के 4 ऑप्शन ही है आपके पास। आपके पास हर वैल्यू के साथ आपको पता है कि कौन सी की रखनी है, तो आपके पास इकलौता ऑप्शन है डिक्शनरी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक। और क्या पैरामीटर होगा डिसाइड करने का कब मुझे कौन सा यूज करना चाहिए। हमने कहा एक होता है डुप्लीकेशन, किसमें डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है और किसमें नहीं है। देखो लिस्ट में डुप्लीकेसी होती है, टपल में डुप्लीकेसी होती है, बट सेट में नहीं होती, ना सेट में ना फ्रोजन सेट में, दोनों में से किसी में नहीं होती। अच्छा बताओ, कोई पूछे डिक्शनरी में डुप्लीकेसी होती है नहीं, तो आप क्या बताओगे। तो आप अलग अलग बताओगे। की बात करेंगे तो डुप्लीकेसी नहीं होती है, वैल्यू की बात करेंगे तो डुप्लीकेसी होती है। और देखो अगला पैरामीटर क्या होगा। कौन ऑर्डर मेंटेन करता है, कौन नहीं करता। लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, टपल में ऑर्डर मेंटेन होता है, डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन होता है। ऑर्डर मेंटेन का मतलब होता है जिस ऑर्डर में वैल्यू मैं रखूंगा बनाते समय, आउटपुट में उसी ऑर्डर में देखेंगे। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि नहीं पता किस ऑर्डर में आएंगे, चाहे वो कोई सा भी सेट हो, अनऑर्डर्ड हो। इंडेक्सिंग, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, टपल में इंडेक्सिंग होती है,
बाकी किसी में नहीं है। और आखिरी पैरामीटर डिसाइड करने का, कौन बदल जाता है कौन नहीं बदलता। लिस्ट इज म्यूटेबल, set is mutable, dictionary is also mutable, tuple and frozen set are immutable, that is unmodified। इस चार्ट को बनाकर इसका बढ़िया सा जूम करके प्रिंट आउट निकलवा कर उस दीवार पे लगा देना जिस दीवार को आप ज्यादा देखते हो। मैं तो कहूंगा इसका चार्ट निकाल कर फोटो लेकर इसका मोबाइल का वॉलपेपर बना लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल ही देखते हो। जब भी मोबाइल चलेगा तुरंत कलेक्शन, अरे कलेक्शन आ गया। व्हाट्सएप के पीछे वॉलपेपर लगा लेना, जिससे सबसे ज्यादा चैट करते हो उसी के पीछे लगा लेना, जैसे चैट करो तुरंत नजर आ जाएगा। यही तरीका है ब्रेन को कंट्रोल करने का, वैसे तो होगा नहीं कंट्रोल। देखो अगर 4-5 हजार डेटा वाली बात आएगी तो हम इसकी जगह पर यूज करते हैं फिर डेटाबेस के लिए, है ना। डेटाबेस में डेटा रखेंगे, उसमें टेबल वगैरह बनाएंगे और उसमें हम उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर आएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, लिस्ट टपल सेट का यूज टेम्परेरी डेटा पे काम करने के लिए करना चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा है, तो बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होता है टेबल। आप टेबल बनाएं, डेटाबेस की फाइल का यूज करें, जेसन पे डेटा रखें, क्योंकि अगर आप इन सब में हजारों की संख्या में वैल्यूज रख देंगे और फिर उन पे जा जाकर ऑपरेशन करेंगे फिर लेकर आएंगे तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जब हम किसी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे उनके स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो हम अपने डेटा को सबसे पहले तो डेटाबेस की टेबल में रखेंगे, लिस्ट में कलेक्शन में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक प्रोग्राम चलता है। अब जैसे मैंने ये प्रोग्राम चलाया, जैसे ही रन होगा इसमें जो भी वेरिएबल है, लिस्ट है, टपल है, सब क्रिएट होंगे, एग्जीक्यूशन खत्म, सब खत्म। बट वहां तो मुझे डेटा हमेशा परमानेंट चाहिए, तो पहले डेटा को कहाँ रखा जाएगा, हमारा टेबल वेबल में रखा जाएगा। अब उसके बाद आप एक क्वेरी चलाएंगे कि मुझे 2021 का डेटा चाहिए, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईयर इक्वल टू 2021। तो अब जो डेटा आएगा वो डेटा आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक एग्जीक्यूशन में ऐसे डेटा की जरूरत है। हर बार थोड़ा ना 2021 का डेटा चाहिए, तो परमानेंट डेटा कहाँ रखा होगा, टेबल पे। और वो सारा डेटा आपको कभी नहीं चाहिए होता है, आपको फिल्टर करके डेटा चाहिए होता है कि मुझे फर्स्ट ईयर का डेटा चाहिए या मुझे सीएस ब्रांच का डेटा चाहिए या मुझे ऐसा डेटा चाहिए। तो वो डेटा एक एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए होता है, वो फिर आप अपने लिस्ट में स्टोर करके मैनेज करते हैं। कलेक्शन का यूज होता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यू को ग्रुप करने के लिए, परमानेंट नहीं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, उस समय बहुत सारी वैल्यूज को मैनेज करना है और मैं चाहता हूँ प्रोग्राम खत्म, सब खत्म, परमानेंट रखना ही नहीं चाहता। तो रियल में जो एप्लीकेशन बनते हैं उनमें दोनों का इस्तेमाल होता है, डेटाबेस का भी और इनका भी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो डेटा आएगा वो इसमें आएगा, परमानेंट डेटा पहले कहाँ रखा जाएगा, टेबल में रखा जाएगा।
तो दोनों मिलकर यूज होते हैं, सिर्फ एक से काम नहीं होता है, ना सिर्फ इतने से काम होगा ना सिर्फ डेटाबेस से काम होगा, दोनों का इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट बनता है तो। चलिए आज इतना रखेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।